जाते ही ये विंडो ओपन हो जाती है। ये ओपन करते ही इसको, इसमें 2 विंडो दे रखी है। एक सब्सक्राइबर ये तो है जिसका पहले से एनपीएस बना हुआ है चेक करने के लिए भी, उसकी डिटेल क्या है, उसके डीडीओ नंबर क्या है, डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो है। और ये है न्यू कर्मचारी के लिए, इसके यूज़र आईडी और पासवर्ड। ये न्यू जो कर्मचारी है इसका एनपीएस ऑनलाइन बनाने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो ये यूज़र आईडी स्कूल में होती है। ये होता है, ये नंबर होता है SGV, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे, और लास्ट में एक इंग्लिश का कैपिटल अक्षर आएगा, लास्ट में 00 आएगी। ये इसका यूज़र आईडी होती है। और इसका पासवर्ड जो स्कूल में डीडीओ या जो क्लर्क होगा उनको पता होगा, वो लॉगिन करके इसमें कैप्चा डाल के और इसको लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ, जैसे मेरा ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद में NSDL की ये साइट ओपन हो गई। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है सिक्योरिटी, व्यू, ग्रेविडेंस, एग्जिट, विदड्रॉ और सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन। इसमें देखना है अपने को। तो इसमें 2 कॉलम दे रखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट टेस्ट। ये तो गया जिसके लिए नीचे वाला कि जिसने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और उसका स्टेटस देखना है भी, प्रान नंबर जनरेट होने में कहाँ फाइल रुकी हुई है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं। जिसको न्यू अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में न्यू अप्लाई करेगा। यहाँ इस पर क्लिक करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे, ये अप्लाई करते ये विंडो ओपन हो जाती है। फिर न्यू विंडो ओपन हो जाती है ये। इसके अंदर अब न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन डाल दिया, ये इस प्रकार आ गया। अब इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये इस प्रकार एक फॉर्म अपने सामने ओपन हो जाता है, जिसमें अपनों क्या देनी होती है, 4-5 प्रकार की डिटेल देनी होती है। यहाँ पे हो गया को डिटेल, जैसे नाम हो गया, अदर हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये हो गया इसमें। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, इसके अंदर आपको मोबाइल नंबर पूछेगा और जीमेल पूछेगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद है बैंक डिटेल और एम्प्लॉय डिटेल। बैंक डिटेल के अंदर आपको बैंक का नाम क्या है, उसकी शाखा कहाँ है, उसका IFSC कोड क्या है और उसके अकाउंट नंबर क्या है, वो चीज़ इसके अंदर पूछेगा। फिर एम्प्लॉय डिटेल के अंदर ये पूछेगा आपने ज्वाइन कब किया और आप रिटायरमेंट कब हो गए। रिटायरमेंट निकलता है जन्मतिथि से, जो जन्मतिथि होती है जन्मतिथि से प्लस 60 ईयर्स करके डेट ऑफ बर्थ निकाल लेते हैं। उसके बाद में ये पूछता है एम्प्लॉय के अंदर आपका ग्रुप कौन सा है, वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड का ग्रुप C ग्रुप है। और इसकी ये पूछता है बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक है 26,500, बेसिक होती है 26,500 होती है। और पे स्केल पूछा है इसने, पे स्केल पूछा है। पे स्केल होता है 9300 से लेके 34,800, 34,800 होता है इसका पे स्केल। 9300 से लेके 34,800 पे स्केल होता है। और इसके अंदर ये पे ग्रेड कहीं नहीं पूछता, जो आप लोग 4200 सोचते हो ना, 4200 रुपये, 4200 पे ग्रेड है, ये कहीं नहीं पूछता। वो पे स्केल पूछता है। क्या पूछता है, पे स्केल पूछता है। और पे स्केल होती है 9300 से लेके 34,800, 34,800 पे स्केल होती है, ये भरना है। पे स्केल के बाद में आपको ये अदर डिटेल पूछेगा, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट हो गया सेकेंडरी एजुकेशन, डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो गया सेकेंडरी एजुकेशन। और मिनिस्ट्री क्या होगी, एजुकेशन, मिनिस्ट्री क्या होगी, एजुकेशन हो गई। इसके अंदर एम्प्लॉय डिटेल नहीं पूछेगा। फिर क्या स्कीम है, नॉमिनी, स्कीम के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो NPS अप्लाई करता है उसके लिए 3 सेक्टर में एम्प्लॉय का पैसा लगाया जाता है, जैसे SBI, LIC, UTI। तो आपको तीनों में उसमें टिक करना है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है नॉमिनी चॉइस। अगर कल आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, कल आपके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसके लिए नॉमिनी चॉइस पर होते हैं। नॉमिनी आप किसको पैसा देना चाहते हो, उसके बाद में आपको पैसा कौन निकाल सकता है, वो चीज़ वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, फादर मदर कोई भी हो सकता है। उसमें नाम और एड्रेस पूछते हैं। और अब जिस प्रकार इसमें फॉर्म फिलअप करने के बाद में साथ में आपको अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में
एक फ़ोटो, सिग्नेचर, ये 2 चीज़ स्कैन करके रखने होंगे, आपको अपलोड करने। जैसे ये फॉर्म भरना अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहले सबसे पहले पूछ लिया टाइटल भी आप कौन सा, श्रीमती और श्री कुमारी, से श्री ले लिया यहाँ से। अब इसने पूछ लिया नाम, जैसे नाम हो गया, रोशनी नाम हो गया, नाम भर दिया, फर्स्ट नेम आ गया इसके अंदर, यहाँ पे लिख दिया। अब मिडिल नेम यहाँ पे लिख दिया, और क्या है किसी का ही लास्ट नेम है तो यहाँ पे लिख दिया। ये चीज़ भरी जाती है। ये भरने के बाद में किसी का अगर मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम ही, जैसे किसी का नाम रोशनी चौधरी है या रोशनी कुमारी है या रोशनी देवी है तो ये लास्ट नेम आ जाता है। ओनली रोशनी नाम है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक में आ जाता है। अगर रोशनी देवी आता है तो लास्ट नेम में आ जाएगा, कुमारी आता है तो कुमारी लास्ट में, चौधरी लास्ट में आ जाएगा। ये फादर नेम जैसे कुछ जो फादर नेम है वो लिख दिया, इसी प्रकार लास्ट नेम और ये आ गया। फिर यहाँ पे देखा है मदर नेम फ्लॉग। अगर आपका जो प्राण कार्ड प्रिंट होके आता है उस पर मदर का नाम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर मदर का नाम आना चाहिए तो इसको यस कर दीजिए, अगर नहीं आना चाहिए तो इसको नो रहने दीजिए। इसी प्रकार आपके जो प्राण कार्ड जो किट आएगी आपके पास, उसका जो प्रिंटेड है नाम लिखा होता है, फादर नेम लिखा होता है, उसमें सिग्नेचर होता है। तो वो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, आप इनमें से एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज में वो आएगा। बाद में मदर का नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम ये भरना है। और अगर आपका ये सब्सक्राइबर कोई मीडियन है तो भर दो, वरना इसको छोड़ सकते हो। बाद में यहाँ पर जेंडर क्या है, मेल फीमेल अदर, ये हो गया। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लगा देनी है कि आपको पहले डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये ध्यान रखना, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर, इस प्रकार से इसको फिलअप करनी है। फिर पेन नंबर भर के यहाँ पे इसको वैलिड करना है। फिर यहाँ पे ये ज़रूरी है, जो जिसके स्टार लगा हुआ है वो चीज़ भरनी ज़रूरी है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो चीज़ भरनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप स्टेटस भर लोगे कि मैरिड होगा अनमैरिड होगा क्या है, याद रहो। अब इसके बाद में यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि ये पूछ रहा है एड्रेस प्रूफ के लिए आप में से इसमें से कौन सा है। जैसे आधार कार्ड आजकल सभी जगह वैलिड माना जाता है तो ये आधार कार्ड हो गया। इसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट हो गई, इसके अंदर बता देगा। और एड्रेस के लिए भी आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड के। अब यहाँ पे इसकी स्कैन कॉपी नहीं लगी, लेकिन लास्ट के अंदर एक ऑप्शन दे रखा है अपने को कि जब इस कॉलम में यहाँ पे पहुँचेंगे अपने फ़ोटो सिग्नेचर, तो यहाँ पे नीचे कॉलम दिया हुआ उसमें जो 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड की स्कैन की हुई कॉपी तो वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी आपको, ये ध्यान रखना। तो इसलिए एक आधार कार्ड 10वीं की मार्कशीट पहले से ही जो अपना डेस्कटॉप है या लैपटॉप है या पीसी है कुछ भी है उसके अंदर स्कैन करके रख ले, ताकि लास्ट में जाके वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और फिर ये फर्स्ट कॉलम आपने भर दिया, 1 नंबर भरने के बाद इसको क्या करें, सेव कर देंगे। सेव करके दूसरा कॉलम क्या आता है, दूसरा कॉलम आता है ये अकाउंट। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ नहीं ज़्यादा, मोबाइल नंबर और मेल पूछेगा आपसे कॉन्टैक्ट एड्रेस पूछ सकता है। अभी एड्रेस क्या है इसके अंदर, एड्रेस लिखो। इसे आता है बैंक और एम्प्लॉय मैंने बता दिया। बैंक डिटेल आपसे बैंक नंबर, अकाउंट नंबर क्या है और IFSC कोड क्या है, ब्रांच कहाँ क्या है, ये पूछेगा। डिटेल आती है जब एम्प्लॉय डिटेल भरते हैं तो इसके अंदर इसमें पहले पूछता है ज्वाइनिंग, आप रिटायर्ड कब हो गए। फिर आपका डिपार्टमेंट कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफिस, इसके अंदर एक पूछता है ऑफिस कौन सा है आपका, ऑफिस क्या है आपका, स्कूल जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैसे मेरा यहाँ पे है भी गंगानगर हो गया या बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया या चूरू हो गया। तो ये जिसमें जहाँ पे ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिस गांव के अंदर है या जिस शहर के अंदर है, वो ही ऑफिस हो गया। ऑफिस के बाद में पूछना है आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, ऑफिस के बाद में पूछना डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट हो गया सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद में पूछता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल भर रहे हैं अपने 2 नंबर में पूछता है कि आपका मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री के एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री में क्या करना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री भरना है। और एजुकेशन के बारे में पूछता है आपको कि आपका बेसिक पे क्या है, सेकेंड ग्रेड की बेसिक पे 26,500 है, 26,500 है। और उसके बाद में पूछता है आपका पे स्केल क्या है, पे स्केल अपना है 9300 से लेके 34,800,
ये पे स्केल है। और इसके अंदर ये कहीं नहीं पूछ रहा है कि आपकी पे ग्रेड क्या है। पे ग्रेड 4200 होती है। पे ग्रेड कहीं नहीं पूछे, इसमें पे ग्रेड नहीं भरनी है कहीं पे। जो कुछ लोग कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि पे स्केल में पे ग्रेड भर रहे हैं, वो गलत है। इसमें एम्प्लॉय स्केल में इतने हैं। अब डिटेल के अंदर इतना ही मांगता है। ग्रुप मांगता है, ग्रुप सी है। कुछ लोग बी ग्रुप भर रहे हैं तो बी ग्रुप नहीं होता। जिसकी 4200 पे ग्रेड होती है उसका ग्रुप सी ही होता है। बी ग्रुप में ए और बी ग्रुप में आते हैं जो 5400 से ऊपर होता है या 4800 होता है। जो गेस्टेड होता है ना, वो ए और बी ग्रुप में आते हैं। वो गेस्टेड से नीचे जो 4200 पे ग्रेड की पोस्ट होती है वो ग्रुप सी में ही आती है। वो डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए, रेलवे डिपार्टमेंट हो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उसमें नॉमिनी और ये स्कीम के बारे में बताइए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। इसको बाद में ये फॉर्म फिलअप होने के बाद में पूरा इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको। इस पर अदर कुछ नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में फॉर्म प्रिंट आउट निकलेगा, आपको सिग्नेचर करने आई तो सिग्नेचर करने हैं 2 या 3 जगह। उसके बाद में लास्ट में एक कॉलम आएगा इसके अंदर डीडीओ स्टैम्प और डीडीओ की सिग्नेचर और डीडीओ की स्टैम्प। तो एक जगह डीडीओ जहाँ पे लिखा है डीडीओ सिग्नेचर, तो वहाँ पे डीडीओ की सिग्नेचर करवा लीजिएगा। वहाँ पे डीडीओ की स्टैम्प लिखी हुई है, वहाँ पे स्टैम्प लगवा लीजिएगा। ये इतना ही करना है डीडीओ से, और कुछ नहीं करना। हाथ से इस फॉर्म के अंदर कुछ नहीं भरना। और जो सिग्नेचर और जो करवाने हैं आपको अपने सिग्नेचर करने हैं वो ब्लैक पेन से करने हैं। ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके इसको पूरा फिलअप करके हार्ड कॉपी निकलेगी, वो अपने को जीपीएफ ऑफिस भेजनी है। जीपीएफ ऑफिस में जमा करवानी है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है। ये जमा कराने के वो चेक करेंगे इस फॉर्म को सही है गलत है, बता देंगे। आपको कुछ कमी होगी तो वो कमी आप वहाँ पे ब्लैक पेन साथ में ले जाता ना, पूर्ति कर देना भी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, वो बता देंगे अपने आप। उसके 5-7 दिन बाद में आप मोबाइल नंबर पे मोबाइल मैसेज आ जाए कि आपका जो प्रान नंबर है वो जनरेट हो गया है। प्रान नंबर जनरेट होने के बाद में आप अपनी सैलरी बनवा सकते हैं। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत आपका देखने के लिए।